हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ न्यू वीडियो। ये हम लोग का पार्ट सेकेंड है, थर्ड चैप्टर सिविक्स का, पॉलिटिकल ऑफ प्लान डेवलपमेंट का। हम लोग ने पिछले पार्ट में सेकेंड FIP तक ख़त्म कर लिया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान तक, जिसमें हम लोग ने देखा था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 51 to 56 1951 to 1956 चला था, और सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से 62 तक चला था। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि फर्स्ट जो था वो केवल और केवल एग्रीगेरियन सेक्टर पे ध्यान देता था, दिया गया था, और सेकेंड वाला केवल और केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे दिया गया था। इसमें ये दो सबसे बड़ी डिफरेंस है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है KN राज के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, और सेकेंड जो है PC महालनोबिस के द्वारा। और दोनों दोनों के जो ओपिनियन थे वो भी डिफरेंट थे। KN राज कहते थे कि हम लोग को धीरे धीरे डेवलपमेंट करना चाहिए, नहीं तो वो हमारे डेमोक्रेसी को पर थ्रेट हो जाएगा। वहीं PC महालनोबिस कहते थे कि हम लोग को जल्दी से डेवलपमेंट करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके जल्दी जल्दी करना चाहिए। तो इन दोनों के ओपिनियंस में भी डिफरेंट मतलब कि अंतर थे। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग जो है नया टॉपिक है हम लोग का की कंट्रोवर्सीज। अब जरा हम लोग देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीगेरियन सेक्टर, ये दोनों में डेवलपमेंट जरूरी था, कोई एक तो था नहीं, दोनों में जरूरी है। अगर एग्रीकल्चर में जरूरी है तो इंडस्ट्रीज में भी जरूरी है। अब क्या हुआ, इसी मुद्दे को लेकर कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो गई। कंट्रोवर्सी मतलब लोग डिबेट करना शुरू कर दिए कि नहीं ये बेटर है, नहीं ये करना चाहिए था, नहीं ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए था। अब कंट्रोवर्सीज क्या होने लगी, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठने लगे। द स्ट्रेटजीज, जो डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज फॉलो की गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, उसने क्या किया, कुछ क्वेश्चन अराइज किए, रेज किए। लोग जो है अब डिबेट करना शुरू कर रहे थे कि ये अच्छा है, नहीं वो अच्छा है, इस बात को लेकर। तो सबसे पहला डिबेट हुआ था एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री का। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री का क्या डिबेट था, ये हम लोग देखते हैं कि दो प्लान्स के बाद एग्रीकल्चर जो है ना इतना अप्रिशिएबल लेवल पर नहीं डेवलप हुआ था। गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे जेसी कुमारप्पा जो है वो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले थे। हाँ, उन्होंने कहा था, एक उन्होंने ब्लूप्रिंट प्रपोज किया, प्रेजेंट किया। और उन्होंने कहा कि हम लोग को क्या करना चाहिए, ना इंडस्ट्री पे और ना ही एग्रीकल्चर, हम लोग को रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो गांव का रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उससे क्या होगा ना, हमारा एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा और हमारा इंडस्ट्री भी बढ़ेगा, क्योंकि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है, उसकी रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। तो उससे क्या होगा ना कि एग्रीकल्चर बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा, अगर हम लोग रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अपनाते। तो इस एक तरह से जेसी कुमारप्पा ने एक ब्लूप्रिंट प्रेजेंट किया और कहा कि एग्रीकल्चर दो प्लान्स के बाद भी इतना अप्रिशिएबल लेवल पर नहीं डेवलप हुआ है, और हम लोग को अगर इसको डेवलप करना, अगर हम लोग को इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को बढ़ाना है, तो हम लोग को रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। वहीं पे एक और चौधरी चरण सिंह थे, कांग्रेस लीडर थे, हाँ, जिन्होंने भारतीय लोक दल बना लिया था। उन्होंने कहा कि हम लोग जो प्लानिंग हुई है उसमें फार्मर्स का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, केवल और केवल इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया गया है। और रूरल पॉपुलेशन, गांव के लोग क्या चाहते हैं और उनके लिए क्या अच्छा है, उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया है। फिर वहीं कुछ लोग ये भी कहते थे कि बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया गया है एग्रीकल्चर, मतलब ये कंट्रोवर्सी है ना, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग एग्रीकल्चर का पक्ष लेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि इंडस्ट्री का पक्ष लेंगे। तो यही बात है कि कुछ लोग कह रहे थे कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया गया, कि अगर हम लोग को भी इंडस्ट्री पे ही ध्यान देना चाहिए, एग्रीगेरियन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया गया है। तो ऐसे ही कुछ कई लैंड रिफॉर्म्स चलाए गए। लोग कह रहे थे, मतलब कंट्रोवर्सी के दौरान, कि लैंड रिफॉर्म्स चलाए गए, इतना कुछ करने किया गया, अब हम लोग केवल इंडस्ट्री पर ही ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर हम लोग कितना भी पैसा खर्चा कर लें एग्रीकल्चर पे, लेकिन जो रूरल पॉवर्टी है वो कभी भी नहीं जा पाएगी, कभी भी। ये मैसिव प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। और ये जो है
कितनों भी पैसा सरकार खर्चा कर ले, जो रूरल पॉवर्टी है वो नहीं जाएगी, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो ये जो थे हम लोगों ने देखा कि कंट्रोवर्सी क्या थी, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। कुछ लोग एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक कंट्रोवर्सी बन गई। कुछ लोग का अपना ओपिनियन सही है, कुछ लोग का अपना ओपिनियन सही है। Some others thought that without a drastic increase in industrial production there could be no escape from the secular poverty. कुछ लोग ये कह रहे थे, जैसा कि कुछ लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को में इंक्रीज नहीं किया, अगर हम लोग इंडस्ट्री को नहीं बढ़ोतरी किए, तो कभी भी पॉवर्टी जो है नहीं जा पाएगी। कभी भी हम लोग जो इस पॉवर्टी का जो चक्र है ना, साइकिल है ना, उससे कभी भी हम लोग गरीबी के से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ लोग का ये भी मानना था। तो हमने देखा कुछ लोग कह रहे थे इंडस्ट्री, कुछ लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। तो यही कंट्रोवर्सी थी। सेकंड कंट्रोवर्सी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की थी। जैसा कि हमें पता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया adopted a mixed economy where elements of both public and private sector exist together. इंडिया जो है वो कुछ हर चीज में हटकर काम करती है, तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी के एलिमेंट्स को, मतलब कि बोथ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। इंडिया ने दोनों को अपनाया, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है। इंडिया ने कहा कि ना हम लोग कम्युनिस्ट जैसे कि यूएसएसआर यूएसए वाला था, ना हम लोग कैपिटलिस्ट में जाएंगे और ना ही हम लोग डेमोक्रेटिक वे में जाएंगे। हम लोग जो है एक अपने दोनों को मिक्स अप करके हम लोग क्या करेंगे, मिक्स इकोनॉमी बनाएंगे। जैसे कि यूएसए में था कि कैपिटलिस्ट हो, मतलब क्या कि केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर हो, सबको इंडिपेंडेंट हो। और वहीं पे यूएसएसआर में क्या था कि सब लोग जो है पब्लिक सेक्टर, सबके गवर्नमेंट के हाथ में हो। तो इंडिया ने क्या किया ना, मतलब छूट दी ना, सारा गवर्नमेंट के हाथ में दिया, सबको मिक्स कर दिया, इज अ मिक्स इकोनॉमी। अब क्रिटिक्स जो थे वो आगे करने लगे इस पे, कहे कि क्रिटिक्स जो थे कह रहे थे कि प्लानर्स जो प्लानिंग की थी फर्स्ट और सेकेंड FIP में, जितने FIP आए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को एक इनफ स्पेस नहीं प्रोवाइड किया। मतलब कि अगर हम लोग को अगर प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करना है ना, तो उन्होंने इतनी उसको जगह नहीं दी है कि वो ग्रो कर सकें, इतना अच्छा उसको माहौल नहीं प्रोवाइड करवाया है कि वो ग्रो कर सकें। The enlarged public sector produced powerful vested interests that created an order for private capital. उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है, सब पावरफुल इंटरेस्ट हो, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो सब अपने हाथ में ले लिया। इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर वाले को बहुत ज़्यादा हर्डल्स, बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी। अब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के हाथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ही। और वहीं पे दूसरे लोग सोच रहे थे कि पब्लिक सेक्टर को नहीं ज़्यादा प्रोवाइड करवाया गया स्पेस। कुछ लोग कह रहे थे कि पब्लिक सेक्टर ने अपने लिए इनफ स्पेस ही नहीं छोड़ा है, सब कुछ क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को ही दे दिया है। वो लोग कह रहे थे कि पब्लिक सेक्टर ऐसी जगह काम करता है जहाँ प्राइवेट सेक्टर जाने के लिए राजी नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं जाने को तैयार होता है, वहाँ केवल पब्लिक सेक्टर जाता है। तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट वालों को ज़्यादा स्पेस दे रहा है ग्रो करने के लिए, और ज़्यादा उसको इंडिपेंडेंट कर दिया है। तो कुछ लोग ये सोचते थे। और हाँ, इसमें ये लोग एक और बात भी सामने आई कि इसमें मिडिल क्लास जैसी एक क्लास जो है अराइज हुई, जो कि ज़्यादा सैलरीज इंजॉय करती थी, प्रिविलेज इंजॉय करती थी। और इसमें एक और बात है कि पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन नहीं हुई, इतना कुछ करने के बाद भी पॉवर्टी डिक्लाइन नहीं हुई। इतने क्रिटिक्स हुए, इतने आर्ग्यू हुए, लेकिन कुछ जो है, अब हम लोग देखेंगे कि जो 5 ईयर प्लान का, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का आउटकम क्या निकला। कुछ रिजल्ट तो निकलता ही है। उसमें ये कहा गया है कि जो इनिशिएटिव ली गई थी डेवलपमेंट के लिए, उससे जो है ना, जितने हम लोग के इकोनॉमिक गोल थे, वो सारे के सारे पूरे हो गए हैं। और जितना हम लोग चाहते थे, प्लानर्स चाहते थे कि लोगों का भला हो, देश का डेवलपमेंट हो, वो सब कुछ हुआ है फर्स्ट 5 ईयर
प्लान का ये आउटकम निकला, मतलब कह सकते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान का आउटकम पॉजिटिव ही निकला था एक तरह से। और इसमें और ये कहा गया है कि those who benefited from unequal development soon became politically powerful and made it even more difficult to move the desired direction। एक पॉजिटिव रिजल्ट निकला तो एक नेगेटिव भी निकला। इसमें ये भी कहा गया है कि ऐसे लोग जो कि अनइक्वल, मतलब कि अनइक्वल इम्बैलेंस डेवलपमेंट से बेनिफिट जिसको पहुंचे था, वो जो है जल्दी पॉलिटिकली बहुत ही पावरफुल हो गए, राजनीतिक तौर पर बहुत ही मजबूत हो गए। और वो क्या करने लगे, वो जो देश जिस राह पे चलना चाहता था, डेवलपमेंट पाना चाहता था, उस राह पर उसको चलने में बाधा बन रहे थे। जाहिर सी बात है, जो अनइक्वल डेवलपमेंट है, जिसको फायदा होगा, जिसको लाभ होगा, वो पॉलिटिकली पावरफुल हो जाएगा। वो क्या करेगा, चाहेगा नहीं कि डेवलपमेंट हो, वो क्या करेगा, बाधाएं डालेगा। वही काम हो रहा था। तो एक पॉजिटिव निकला तो एक नेगेटिव निकला। पॉजिटिव ये निकला कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो चाहता था वो उसने किया, लोगों का भलाई हुआ, उसमें कंट्री जो उसमें उसका फायदा हुआ था, डेवलपमेंट हुआ, वो सब हुआ। लेकिन इसका एक नेगेटिव ये निकला कि लोग जो हैं वो बाधाएं डाल रहे थे और वो अनइक्वली डेवलपमेंट के पावरफुल, उसके वजह से पॉलिटिकली पावरफुल हो रहे थे। अनइक्वल डेवलपमेंट से इनको फायदा हो रहा था। तो ये हम लोग ने देखा। उसके बाद जो है 3 मेजर आउटकम्स निकले। 3 मेजर आउटकम्स क्या निकले वो देखा जाए। इकोनॉमिक फाउंडेशन। इकोनॉमिक फाउंडेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 2 plans, foundation of India's future economic growth were laid. Mega dams like Bhakra Nangal and Hirakud for irrigation and power generation were built. पहले 2 प्लान में, ये पॉजिटिव कह सकते हैं, पहले 2 प्लान में क्या हुआ, इंडिया के जो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ का फाउंडेशन, मतलब कि नींव रखा गया। इस समय का सबसे बड़ा भाखड़ा नांगल डैम इंडिया का और हीराकुंड, उस समय इसका नींव रखा गया था। और वो जो है आगे इन फ्यूचर इस समय बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। डैम हो गए, हाइड्रो पावर जनरेट करने में हर तरह से मदद कर रहा है। कुछ हैवी इंडस्ट्रीज जो है पब्लिक सेक्टर की, जैसे स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिफेंस प्रोडक्शन एक्सेट्रा, वो इसी समय शुरू हुई। मतलब कि जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री थे पब्लिक सेक्टर के, वो सब इसी समय इस न्यूज़ का पड़ा था। तो बहुत अच्छी बात थी, बहुत ही पॉजिटिव हम लोग को रिजल्ट मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो, ये दोनों जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, वो सबस्टेंटली, मतलब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगा था। तो इसका जो पहला इकोनॉमिक फाउंडेशन आउटकम था वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रहा। डैम्स उसमें न्यू रखाई, हैवी इंडस्ट्रीज की, पब्लिक सेक्टर की, और इम्प्रूवमेंट हुआ किसमें, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी। अब सेकेंड क्या हुआ, इसका इसका आउटकम क्या निकला, वो था लैंड रिफॉर्म्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था अगर हम लोग को एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी करनी हो तो। अब क्या हुआ, जमींदारी जो है वो एबॉलिश हो गई। बहुत ही बड़ी कामयाबी, जमींदारी एबॉलिश हुआ। उसके बाद क्या किया गया, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट पीसेस में लैंड होते हैं उनको एक जगह कंसोलिडेट किया गया। मतलब एक जगह उनको सबको जोड़ के एक जगह बना, जिससे क्या हो, छोटे छोटे को इतना अच्छा हम लोग को फसल नहीं मिलता है जितना हम लोग को बड़े एक छोटे छोटे को जोड़कर बड़ा एक हम लोग फील्ड बनाए, उसमें अगर हम लोग इरिगेशन खेती करें तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो इससे क्या हुआ, हम लोग को इसमें भी एक पॉजिटिव हम लोग को देखने को मिला। पॉजिटिव मतलब ये दोनों जो आउटकम थे वो बहुत ही पॉजिटिव निकले। जमींदारी जो कि बहुत बहुत बड़ी उस समय दिक्कत थी एग्रीकल्चर को अगर लोगों को डेवलप करना है तो, और फ्रेगमेंट पीसेस में लैंड हुआ करते थे, उससे क्या होता था ना कि इतनी प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकल पाता था उससे वगैरह खाने, ग्रीन वगैरह। उसको अगर एक साथ टुगेदर एक साथ कर दिया गया तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हम लोग को फायदा हुआ। और तीसरा सबसे बड़ा, ग्रीन और वाइट रिवॉल्यूशन, जो कि सबसे बड़ा ड्रेस्टिक चेंज माना जाता है इंडिया में। ड्यूरिंग 1960s, government offered high yield variety seeds, fertilizer, pesticides, and better irrigation at highly subsidized prices. There, this was termed as green revolution. अब क्या हुआ,
कि फूड क्राइसिस बनने लगी। लोग जो है खाने के लिए परेशान हो रहे, खाने को उनके पास नहीं था। अब क्या हुआ ना कि इन गवर्नमेंट जो थी वो बाहरी देशों से मदद मांग रही थी कि हमें आप जो है फूड को प्रोवाइड करवाइए, मतलब कि उनको ग्रेन्स दे दीजिए। ग्रेन्स यूएस जैसे कंट्री से मांगी, और वहीं पे यूएस जो है इंडिया पे प्रेशर बनाने लगा कि तुम अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाओ। यूएस जो है प्रेशर बनाने लगा कि नहीं, वो मदद मांग रही थी हम लोग की गवर्नमेंट, लेकिन यूएस वहीं पे प्रेशर बनाने लगा बदले में कि तुम अपनी पॉलिसीज चेंज करो। कैसी पॉलिसीज? इकोनॉमिक पॉलिसी। अब गवर्नमेंट ने कहा ये तो हम नहीं करेंगे, और उसने क्या किया, उसने कहा कि अब हम लोग एक नई स्ट्रेटजी अपनाएंगे। और उन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिसी नहीं बदली, और उन्होंने फार्मर्स को कहा कि हम लोग इनको पूरी पूरी छूट देंगे, पूरी मदद करेंगे, बस ये ज़्यादा ज़्यादा इरिगेशन ही, तो ज़्यादा इरिगेशन करो, जितना हो सके उतनी ग्रेन्स उगाएं। तो ये बात है 1960s की। गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी के लिए हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स प्रोवाइड किए। HYV सीड जो है गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करने लगी, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने लगी, पेस्टिसाइड्स और सब्सिडीज प्राइस, मतलब कम से कम दामों में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने लगी। बेटर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल करवाई, कैनाल्स और पॉन्ड से इरिगेशन होना शुरू हुआ। वैसे तो ये होता था, लेकिन बेटर इरिगेशन शुरू हुआ। पेस्टिसाइड्स गवर्नमेंट सस्ते दाम में, तो फार्मर से कहा कि इतना हमको सस्ते दाम में मिला तो हम लोग उगाएं क्यों नहीं। तो यही इसी चीज़ को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा। ये रिवॉल्यूशन आया किस क्षेत्र में? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। जो रिच पीजेंट्स थे और जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे, उससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जाहिर सी बात है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन रहेगा उसको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो रिच पीजेंट जो थे और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, उनको इसमें बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनके पास ज़मीनें थी, सरकार सस्ते में हर चीज़ प्रोवाइड करा रही थी। ये लोग खूब ढेर सारा ग्रेन उगाए और इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और इसमें कुछ रीजन्स तय किए गए थे, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये जो है अब भी और तब भी ये क्षेत्र जो है एग्रीकल्चर के मामले में बहुत आगे माने जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी जो सबसे वहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल थी, ऐसी जगहों को गवर्नमेंट ने चुना कि हम लोग इसी जगह पे एग्रीकल्चर को प्रॉस्परस करेंगे, एग्रीकल्चर को समृद्ध करेंगे। और उन्होंने इन्हीं कुछ क्षेत्रों में, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी लाने की सोची, वहीं बाकियों को बैकवर्ड मतलब पीछे छोड़ दिया। 1970 में रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड। अभी इसको शुरू करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ इसके आउटकम्स भी निकले, जैसे कि इंटरक्रॉप इम्बैलेंस। इंटरक्रॉप इम्बैलेंस मतलब अब क्या हुआ ना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीट, पल्सेस, राइस उगाना शुरू किए। केवल वीट, पल्सेस, राइस जैसी चीज़ें उगा रहे थे, बाकी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिए। तो इससे क्या हुआ, क्रॉप इम्बैलेंस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इससे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आउटकम्स क्या निकले, इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताइए। तो ये एक तरह से आप तीनों में काम आ सकता है कि सबसे पहला जो है इंटरक्रॉप इम्बैलेंस हुआ, मतलब कि क्रॉप इम्बैलेंस हो गया। अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में उगाया जाएगा उससे क्या हुआ, इम्बैलेंस होगा ही होगा। दूसरा, रीजनल डिस्पैरिटी हुई थी। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब, अब जैसे हमने कहा कि कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया और कुछ क्षेत्रों में प्रॉस्पेरिटी लाई, तो इससे क्या हुआ, रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब लोगों के अंदर रीजनल डिस्पैरिटी आने लगी कि उसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर में हुआ, हम लोग में नहीं, एग्रीकल्चर में इतना क्षेत्र में बढ़ोतरी हुआ, तो रीजनल डिस्पैरिटी आने लगी। इंटरपर्सनल इनइक्वलिटीज बनने लगी। सर, इंटरपर्सनल इनइक्वलिटीज मतलब अब जो ज़्यादा लैंड होल्डर्स, जो ज़्यादा बड़े बड़े लैंड होल्ड करते थे, जमींदार होते थे, उन लोग ने बस ज़्यादा ज़मीनें थी, वही छोटे छोटे फार्मर जो थे उनके पास कम थी, तो इससे क्या हुआ, इनइक्वलिटीज आने लगी। फोर्थ, डिग्रेडिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब जो है सॉइल फर्टिलिटी भी घटने लगी। फर्टिलिटी थी, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में एक ही क्रॉप बार बार उगाना, कुछ फर्टिलिटी घट रही थी। एक ही क्रॉप मतलब वीट, राइस, पल्सेस पे नहीं, वीट ज़्यादा, राइस से ज़्यादा ध्यान दिया गया। और सबसे बड़ा जो है वो था कि इसमें मीडियम
मीडियम जो मिडिल क्लास होती है, सॉरी मिडिल पीजेंट सेक्शन जो है वो अराइज हुआ। उसका राइज हुआ जो फार्मर्स जो कि मीडियम साइज होल्डिंग करते थे फील्ड की, उनको जो है इस चेंज से बहुत ज़्यादा मतलब उनको फ़ायदा हुआ। और वो क्या हुआ, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो गए। जैसे कि जिसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं वो तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और जिसके पास नहीं है वो तो बेचारा घाटे में चला गया। लेकिन इन दोनों के हटकर बीच में लोग ऐसे लोग थे जिनके पास ज़मीनें थी और उनको केवल फ़ायदा हुआ था, जो ना बहुत ज़्यादा हुआ था ना वो घाटे में चल रहे थे। तो ऐसे एक मिडिल क्लास पीजेंट भी अराइज हुआ। तो ये पूरे ग्रीन रिवॉल्यूशन उसके आउटकम्स थे। अब जो है क्या हुआ, अब हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन पे पढ़ेंगे। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या, ये 1970s की बात है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, इसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है उसने जो मिल्क प्रोड्यूसर थे उनको जो है नेशनल लेवल पर एक साथ जोड़ा और कहा कि हम लोग जितना हो सके उतना मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। उनको नेशनल लेवल पर जोड़ा, मतलब कि एक साथ उनको लाया ऑपरेशन फ्लड। जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर थे उनको नेशन वाइड पे साथ लाए और उनको कहा कि तुम जितना हो सके मिल्क प्रोडक्शन करो, और इसी को व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा गया। वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अमूल, अमूल जो है वो आनंद एक टाउन है गुजरात का, वहाँ से ये शुरू हुआ था, जिसने करीब करीब 2.5 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर जो थे गुजरात के वो एक साथ आए थे। किसके तहत, ऑपरेशन फ्लड के तहत। ऑपरेशन फ्लड का यही सबसे बड़ा काम था कि हम लोग जितने मिल्क प्रोडक्शन जो है कितना हो सके उतना बढ़ाएं। इन लोगों ने वैसा ही किया, इसको उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन का नाम दे दिया गया। वर्गीस कुरियन वो मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। अब जो है कुछ लेटर डेवलपमेंट भी हुई। लेटर डेवलपमेंट क्या, जो 1967 का समय था उसमें क्या हुआ, कई प्राइवेट इंडस्ट्री पर रेस्ट्रिक्शन लगे और 14 प्राइवेट बैंक्स जो है नेशनलाइज, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइज्ड हुए वो 14 प्राइवेट बैंक्स। 1950 से 1980 तक जो इंडिया इकोनॉमी थी वो ग्री हुई 3 to 3.5% पर एनम, मतलब कि इतना 3 to 3.5% हमारी इंडियन इकोनॉमी 1950 to 80 जो थी उस बड़ी थी, उसके इतने रेट से वो बड़ी थी। इनएफिशिएंसी, करप्शन, हाँ इससे क्या हुआ, ये सब उस समय बहुत प्रेजेंट था, उस समय भी बहुत था, अब भी है। इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर जो एक फेथ होता है ना कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम के प्रति, उससे लोगों का फेथ हटने लगा, विश्वास हटने लगा। और इससे क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमी एक बार फिर 1980 से डिग्रेड होने लगी, मतलब कि उसकी इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस घटने लगा लोगों का, क्योंकि फेथ उससे हटने लगा था। क्योंकि इसकी वजह से करप्शन, इनएफिशिएंसी, इस सब के कारण लोगों का फेथ जो था इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम से वो हटने लगा। और इससे क्या हुआ, 1980 से इंडियन इकोनॉमी का डिग्रेडिंग शुरू होने लगा, मतलब कि डिक्लाइन शुरू होने लगा। ये हम लोग का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें। थैंक यू।